Hello students, this is third and final lecture over जॉन लॉक। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। हमने पहले भी देखा पिछले लेक्चर्स में कि जॉन लॉक ने कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द नेचुरल राइट्स, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के इतना एम्फेसाइज करेंगे कि बाद में आने वाले जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं, उनको इनके इस थ्योरी के लिए इस हद तक कह बैठेंगे कि ही वॉज एक्चुअली एन एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट। तो क्या कहा है जॉन लॉक ने प्रॉपर्टी को लेकर के और क्यों उनको फिर बाद में मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं कार्ल मैनहम, जो एक सोशोलॉजिस्ट है, उनके इस कोट के साथ, जो हमने पहले भी देखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इट रादर रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड पावर रिलेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सरल भाषा में कहें तो पॉलिटिकल थ्योरीज दी जाती हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। इसी हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरीज को फ्रेम की जाती हैं। उसके पीछे दिखाया जाता है कि काफी लॉजिक है, रीजनिंग है, लेकिन मकसद पहले ही तय होता है कि हमें इस पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फिर उस हिसाब से रीजनिंग और लॉजिक तैयार किया जाता है। ये कहते हैं कार्ल मैनहम। अब हमने ये भी साथ ही साथ देखा है ब्रिटेन की जो मेडिएवल से मॉडर्न एरा की तरफ जो ट्रांजिशन था, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो भी देखा कि ब्रिटेन या किसी भी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था इन मेडिएवल एरा। ब्रिटेन के अंदर एक मॉडल पार्लियामेंट बनाया था, 1295 में बनाया गया था, बट दैट वाज जस्ट फॉर द नेम सेक। धीरे धीरे पार्लियामेंटेरियन जो हैं दे स्टार्टेड टू डिमांड मोर पावर, बिकॉज पावर वाज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग। तो फिर पार्लियामेंटेरियंस और जो किंग के सपोर्टर हैं रॉयलिस्ट, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। इट लेड टू अ ब्लडी सिविल वॉर दैट स्पैन्ड फ्रॉम 1642 टू 1651। इट ऑल्सो लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग चार्ल्स वन। तो ये टाइम काफी क्योस का था, टर्बुलेंस का था। बाद में 1688 में एक और रिवॉल्यूशन आया ब्रिटेन में, जिसको कहा गया है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसमें पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंटेरियंस। और उसके बाद से ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो की जा रही है टिल डे। ये तो हम 3-4 बार देख चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो वक्त था जब ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम मेडिएवल टू मॉडर्न टाइम, तो ये जो पीजेंट क्लास थे फ्यूडल सोसाइटी के, इनमें से कई सारे लोग अब अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे थे, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आर्टिसंस हैं, तो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, बेच रहे हैं। सो एक नया मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था, जिसके पास प्रॉपर्टी भी थी, कुछ हद तक लैंड ओनरशिप भी थी। उसको नाम दिया गया बॉर्जुआ क्लास। दिस बॉर्जुआ क्लास एट दिस टाइम, इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम में, दे मेनली वांटेड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। दे वांटेड टू प्रिवेंट केओस बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। और इन बॉर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हुए सामने आए एक थिंकर, थॉमस हॉब्स, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एन ऑल पावरफुल लेवियाथन, किंग या मोनार्क, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो इसी कारण से इनडायरेक्टली कहा जाता है, देखा जाता है और माना जाता है कि हॉब्स वाज थिंकर ऑफ बॉर्जुआ क्लास, क्योंकि ये वक्त था जब हॉब्स अपनी थ्योरी दे रहे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है लेवियाथन, 1651 में वो पब्लिश हुई है। इस वक्त हॉब्स अपनी किताब लिख रहे हैं और इस वक्त बॉर्जुआ क्लास का सबसे मुख्य मकसद है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के लिए जरूरी है कि एक स्टेबल पावरफुल गवर्नमेंट हो, और उसी लाइन में आर्ग्यू करते हैं हॉब्स अपनी किताब लेवियाथन में। तो इस कारण से हॉब्स को कहा जाता है कि ही वाज आल्सो सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्जुआ क्लास, ही वाज अ बॉर्जुआ क्लास थिंकर। फिर चीजें आगे बढ़ी और स्टेबल पीरियड आया ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में, स्टेबिलिटी आई, और यहाँ जाते जाते तो फिर कंप्लीट सिस्टमेटिक चीजें हो गई और एकदम
ब्लडलेस तरीके से, यानी कि बिना किसी वॉयलेंस के पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। और ये वक्त था जब जॉन लॉक अपनी थ्योरी दे रहे हैं। उनकी जो बुक है, सबसे महत्वपूर्ण बुक, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, वो पब्लिश हुई है 1689 में। और ये वक्त तक जब अब पीस एंड स्टेबिलिटी आ चुका है, अब केओस नहीं है समाज में, अब ये जो बॉर्जुआ क्लास है वो चाहता है कि स्टेट लिमिटेड तरीके से बिहेव करे। स्टेट यानी कि सरकार अनड्यूली उनके जीवन में इंटरफेयर ना करे। किस तरीके का इंटरफेरेंस? मेनली तो इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके गरीबों के लिए वेलफेयर ना करे, क्योंकि अब इनके अंदर भी ये जो फोर्थ स्टेट था, किंग, नोबिलिटी, नाइट्स के नीचे जो पीजेंट्स हैं, इनके अंदर भी डिवीजन आ चुका था। इनके अंदर भी अब कुछ रिच ट्रेडर्स हो रहे थे, कुछ लोग पुअर थे। अब ये नहीं चाहते थे कि अनड्यूली वेलफेयरिज्म किया जाए, लोगों से टैक्स लिया जाए, रिच लोगों से गरीबों के लिए वेलफेयर किया जाए। इनके पास अब प्रॉपर्टी भी आ रही थी, क्योंकि इनके पास अब पैसा था, तो वेल्थ से ये जमीनें खरीद रहे थे, तो ये चाहते थे कि इनकी राइट टू प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर पाए अपने बच्चों को। तो इनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हुए जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी दी है, ऐसा मानते हैं कई सारे लोग, खासकर जॉन लॉक के सबसे बड़े क्रिटिक जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, सीबी मैकफर्सन ऑफ मॉडर्न टाइम। वो ऐसा मानते हैं कि जॉन लॉक असल में इस टाइम का, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टाइम का बॉर्जुआ क्लास का थिंकर है। हर क्लास, हर कम्युनिटी अपने इंटेलेक्चुअल्स को सामने रखता है। उनका काम यही होता है कि अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, बट सीधा सीधा उनके फेवर में बात करने के बजाय रीजनिंग और लॉजिक की मदद से बात करें, ताकि उसकी थ्योरी जो है वो एक यूनिवर्सल थ्योरी लगे। लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो जॉन लॉक ने जैसी जैसी बातें कही हैं, जिस तरीके का सिस्टम बनाया है, उससे देख करके तो यही लगता है कि वो ये जो इमर्जिंग बॉर्जुआ क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को वो कहते हैं, ही टेक्स इट टू द लेवल ऑफ नेचुरल राइट, कि वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो कोई छीन नहीं सकता, सरकारें भी नहीं छीन सकती। सरकारों के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट इन द सेंस कि ही अलाउज creation of the government with the responsibility of protecting natural rights only, that is right to life, liberty and property। सरकार उससे आगे बढ़ करके ऐसे वेलफेयरिज्म वगैरह नहीं कर सकती। ही हैज टॉक्ड अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस ऑल्सो, क्योंकि ये जो ट्रेडर क्लास है ये इमर्ज हो रहा था, इसको नहीं चाहिए था कि इसके ऊपर अनड्यूली इन्फ्लुएंस या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसमें से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो असल में प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, यानी कि लिबरल क्रिश्चियन थे। और जॉन लॉक भी प्रोटेस्टेंट थे एक्चुअली, और उनकी थ्योरी जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस की भी बात करती है, ताकि रिलीजन के नाम पे अनड्यूली ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन ना हो, उनके राइट टू वेल्थ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये सब बातें करते हैं जॉन लॉक। अब जॉन लॉक तो कभी सीधा सीधा कहेंगे नहीं कि आई एम थिंकर ऑफ बॉर्जुआ क्लास, लेकिन उनकी जो राइटिंग है इट सीम्स टू बी सपोर्टिंग द या प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दिस इमर्जिंग बॉर्जुआ क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास। एंड दैट इज वाई हिज क्रिटिक्स लाइक मैकफर्सन वुड कॉल हिम एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट्स, एजेंट ऑफ बॉर्जुआस। तो देखते हैं, इसी आइडिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं और इसको फिर हम अंत में स्टैब्लिश करेंगे। Why is John Locke seen as thinker of bourgeois class? जैसा कि मैंने आपको बताया, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि he belonged to this stable period of Britain era. Bourgeois class was rising. bourgeois class के पास अब प्रॉपर्टी हो रही थी, they wanted to protect their property. और लॉक के जो आइडियाज हैं वो देख करके ऐसा लगता है कि he tried to shape narrative, इस तरह के कि वो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं ताकि इन इमर्जिंग बॉर्जुआ क्लास की प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट हो पाए। ही ग्लोरीफाइज प्रॉपर्टी टू द लेवल ऑफ नेचुरल राइट्स, ही लिमिट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि सरकार
अगर अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों का वेलफेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी जो एक नेचुरल राइट है उसका वॉयलेशन कर रही है। नेचुरल राइट्स का वॉयलेशन सरकार भी नहीं कर सकती, ऐसा वो अपनी थ्योरी में कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ही strongly supports the idea of right to property even if it leads to inequality, and he criticizes welfareism, redistribution of wealth from rich to poor by the government. He calls it unjustified. जॉन लॉक तो इस लेवल तक कह बैठते हैं कि द सोल पर्पस फॉर विच मैन हैज क्रिएटेड कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से हमारा मतलब है स्टेट या गवर्नमेंट, तो कहते हैं सोल पर्पस फॉर विच मैन हैज क्रिएटेड कॉमनवेल्थ इज प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। सरकार की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अब कैसे वो बिल्ड करते हैं, सीधा सीधा कहेंगे नहीं, तो हर थिंकर थोड़ा बिल्ड करता है अपनी कहानी को कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। तो लेट अस सी हाउ ही हैज बिल्ट हिज थ्योरी। ही स्टार्ट्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैनशिप आइडियल। वर्कमैनशिप आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का, वो ये कहता है कि ह्यूमंस आर गॉड्स वर्कमैनशिप, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिएशन। हमें भगवान ने बनाया है, हम भगवान के वर्कमैनशिप हैं या भगवान के क्रिएशन हैं। सारे इंसानों को भगवान ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता। कोई इंसान दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है वर्कमैनशिप आइडियल का, इससे साफ साफ पता ये चलता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहां से इमर्ज होकर के आता है दो नेचुरल राइट्स आउट ऑफ 3, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 3 नेचुरल राइट्स की बात की है जॉन लॉक ने, उसमें से 2 नेचुरल राइट्स तो डायरेक्टली यहां थ्योरी ऑफ वर्कमैनशिप आइडियल से निकल करके आती है कि हमें भगवान ने बनाया है, तो चूंकि भगवान ने हमारे जीवन को बनाया है, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, तो जिंदगी लेने का अधिकार भी उन्हीं का है और कोई नहीं ले सकता। उन्होंने हमें जीवन दिया है, सबको भगवान ने ही बनाया है, तो कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी लिबर्टी को काउंटर नहीं कर सकता। तो हमारी लाइफ एंड लिबर्टी दोनों भगवान ने दी है, तो ले भी वही सकता है, कोई इंसान नहीं ले सकता। तो इस तरीके से लाइफ एंड लिबर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स। अब आगे चलेंगे और अब इसमें जोड़ेंगे वो राइट टू प्रॉपर्टी को भी। कैसे, देखिए, वो कहेंगे कि देखिए भगवान ने हम सब इंसानों को बनाने के अलावा धरती भी बनाई है, धरती के ऊपर तमाम रिसोर्सेज भी दिए हैं, जैसे वाटर, लैंड, ये सब दिया है। अब भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो नेचुरली भगवान चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन बताएं। ही मस्ट बी वांटिंग अस टू हैव ए पर्पसफुल लाइफ एंड लिबर्टी। आखिर हमें जब जीवन दिया है तो उस जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिया है, भगवान ने रिसोर्सेज भी बनाए हैं। अच्छे से जीने के लिए क्या करना होगा, ये जो रिसोर्सेज हैं लैंड, वाटर, इनका यूटिलाइजेशन करना होगा। लैंड है तो उस पर हमें खेती करनी होगी, फसल उगाने होंगे, घर बनाना होगा, ताकि हम एक पर्पसफुल लाइफ, एक लिबर्टी वाला लाइफ जी पाए। तो भगवान ने हमें जीवन दिया, उस जीवन को अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम कैसे बना सकते हैं, अपने लेबर को इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिक्स करके, यानी कि लैंड, वाटर के ऊपर काम करके, लैंड से हम लैंड के ऊपर खेती करें, नदियों का जो वाटर है उसे एक्सट्रैक्ट करके इरिगेशन करें, जिससे हम फसल उगाएं, पेड़ उगा करके उनसे हम टिम्बर बनाएं, टिम्बर से हम घर बनाएं। इससे क्या है कि हमारा लाइफ जो है उसका कुछ पर्पस आएगा, मीनिंग आएगा। सो गॉड ने हमें बनाया है और गॉड मस्ट बी विलिंग दैट वी मस्ट लिव अ पर्पसफुल लाइफ, और पर्पसफुल लाइफ के लिए वी मस्ट अप्लाई आवर लेबर विथ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम अपना लेबर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिक्स करते हैं तो क्रिएट होता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनालिटी। ये बात को अच्छे से समझनी है आपको कि एक इंसान है, उसको भगवान ने बनाया है, तो उसके शरीर पे, उसके मेहनत पे, उसके सोच पे या तो सिर्फ उसका हक है, नहीं तो उसके अलावा अगर किसी का हक है तो भगवान का, और किसी का नहीं हो सकता।
ये है आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप आइडियल कि ह्यूमन बींग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो हमारे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरी सोच, मेरी मेहनत जो मैं इस शरीर की मदद से करता हूं, उस सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, किसी दूसरे इंसान का तो बिल्कुल नहीं। दूसरा अगर किसी का हक है तो भगवान का, जो हमें बनाया है, और उन्होंने बना करके हमें लिबर्टी दी है कि जाओ अपने शरीर का, अपनी मेहनत का इस्तेमाल करो। अब अपने इस शरीर से अगर मैं मेहनत करके, नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके अगर मैं कुछ बनाता हूं, जैसे अपने लिए ये घर बनाता हूं अपने हाथों से, तो मेरा हाथ जो है वो लेबर कर रहा है, और नेचर से मैंने वुड लिया है, और दोनों को मिलाकर के मैंने ये हट बनाया। अब ये जो हट है, ये जो झोपड़ी बनाई मैंने अपने मेहनत से, इट इज एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनालिटी ओनली। जैसे मेरे शरीर का हिस्सा ये हाथ है, वैसे ही मेरा ही एक्सटेंडेड वर्जन अब ये झोपड़ी हो गया, क्योंकि मैंने अपने हाथ से, अपने मेहनत से ये बनाया है। तो मेरे मेहनत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का है नहीं। और मैंने अपनी इस मेहनत को मिक्स किया नेचर के रिसोर्स के साथ, जो बगाना बनाया है भगवान ने। तो मैंने अपनी मेहनत, जिस पे सिर्फ मेरा हक है, मैंने उसको मिक्स किया नेचर के साथ, जो इसको भगवान ने बनाया है, सबको इक्वल तरीके से अवेलेबल किया है। तो उस नेचर के साथ मिक्स जब मैंने किया लेबर, तो बनाई ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी मेरा ही हिस्सा हुआ। इट इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ माइन ओनली, सिंस लेबर बिलोंग्स टू मी and the wood belongs to nature, which has been created by God and has been equally made available to everyone. So now this hut belongs to me. और इस तरीके से वो कहते हैं कि लाइफ, लिबर्टी, ये तो नेचुरल राइट है ही, साथ ही साथ अपने लेबर को जब हम मिक्स करते हैं नेचर के साथ, और उससे जो बनती है वो प्रॉपर्टी, वो भी हमारे ही शरीर का एक्सटेंशन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ नेचुरल राइट, एंड नो वन कैन टेक इट अवे, नॉट इवन द स्टेट। वो भी नहीं ले सकता। अब इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टेट अगर हमसे टैक्स लेता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी को वॉलेट कर रहा है फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं वो। आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली वो कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। लैंड, लेबर, ये सब क्या है? लैंड नेचर ने दिया, लेबर मेरा है, तो उस पर बनी हुई चीजें मेरी हुई। लेकिन हाँ, फिर अब थोड़ी न्यूट्रल करने वाली बातें भी करते हैं, जिससे लगे कि हाँ हाँ वो लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अब अगर एक आदमी लगे कहने की सारी जमीनें मेरी हैं, हर जगह जाकर के कहे, बाउंड्री घेर करके बोल दे कि मेरी है मेरी है, तो वैसे तो फिर नहीं होगा। इससे क्या है कि बाकी लोगों को तकलीफ होगी। तो जब स्टेट ऑफ नेचर था, जब सरकार नहीं थी, उस टाइम में लोग अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे, और वो प्रॉपर्टी उनका नेचुरल राइट्स हुआ करता था। लेकिन प्रॉपर्टी क्रिएशन पे एक लिमिटेशन थी, एक नहीं इनफैक्ट 3 लिमिटेशन थी स्टेट ऑफ नेचर के दौरान, जब स्टेट नहीं था। तो 3 limitations were generally followed in the society. I hope you remember कि लॉक ने कहा था कि सोसाइटी एग्जिस्टेड इवन बिफोर सिविल सोसाइटी या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो इवन इन स्टेट ऑफ नेचर, वेल्थ या प्रॉपर्टी क्रिएशन पे 3 लिमिटेशंस थे जो सब लोग फॉलो करते थे। पहला था लेबर लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन का मतलब है कि एक इंसान नेचर से उतना ही रिसोर्स ले सकता था जितने पे वो अपना लेबर मिक्स कर सकता है। यानी कि अगर आप 2 एकड़ जमीन पे खेती कर सकते हैं, तो आप 2 एकड़ ही जमीन लें। ये नहीं कि आप 20 एकड़ एरिया घेर करके बैठ जाएं कि ये नेचर ने ये रिसोर्स दिया है मुझे, तो ये 20 एकड़ एरिया मेरा हुआ, और आप बस 2 एकड़ पे ही खेती कर रहे हैं, बाकी 18 एकड़ पे नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज नॉट अलाउड। तो स्टेट ऑफ नेचर के वक्त से ही देयर वॉज लिमिटेशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ वेल्थ। पहला लिमिटेशन कि ओनरशिप इज डिसाइडेड बाय द लेबर वन कैन पुट। आप जितना लेबर कर सकते हैं उतना ही आपको रिसोर्स मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स तो जमीन ही है ना। तो जमीन को लेकर के अगर बात की जाए, तो कहते हैं कि इफ यू कैन कल्टीवेट 2 एकर्स यू विल बी गिवन 2 एकर्स, यू कैन नॉट टेक 20 एकर्स। 20 एकड़ घेर करके बैठ गए और खाली 2 एकड़ पे खेती कर रहे हैं, नॉट अलाउड। लेबर लिमिटेशन। दूसरा है सफिशियंसी लिमिटेशन।
स्टेट ऑफ नेचर में भी जो नेचर से जो रिसोर्सेज आप ले सकते थे उसको लेकर के क्या लिमिटेशंस फॉलो हो रहे हैं। सफिशिएंसी लिमिटेशन, क्या आप नेचर से इतना रिसोर्स मत ले लें कि जिससे बाकियों को कमी पड़ने लगे। आप नेचर से उतना ही रिसोर्स लें जिससे बाकियों के लिए भी फेयर अमाउंट ऑफ रिसोर्स बचे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक वाटर फ्रॉम रिवर, बट उतना ही वाटर लें दैट वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर इज लेफ्ट फॉर अदर्स एज वेल। आप जमीन ले सकते हैं, आप मान लीजिए कि आप 20 एकड़ एरिया में भी खेती कर सकते हैं, आपके पास इतनी ताकत है, इतना लेबर आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेन एरिया ले लेते हैं जिस कारण से बाकी लोगों को 2-2 एकड़ भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और आपने अकेले 20 एकड़ ले लिया और वहां पे अपना लेबर मिक्स कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 20 एकड़ जमीनें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि सफिशिएंसी लिमिटेशन, दूसरा वाला जो लिमिटेशन है प्रॉपर्टी का, वो वायलेट हो रहा है। सो एवरीवन मस्ट बी मेड अवेलेबल सम अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच इज फेयर। तो इतना ही लीजिए जिससे बाकियों के लिए कमी ना हो, बाकियों को भी फेयर अमाउंट मिले। और तीसरा है स्पॉइलेज लिमिटेशन, जो फॉलो होता था राइट सिंस स्टेट ऑफ नेचर, कि आप भले आपने नेचर से इतना नेचुरल रिसोर्स लिया, यानी कितनी जमीन ली, और यहां पे आपने खेती की, तो यहां पे आप लेबर जितना कर सकते थे उतनी जमीन आपको मिली, और फिर और वो इतनी ही जमीन है जिससे बाकियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बाकियों को भी उतनी जमीनें मिली है, आपको ही मिली, यानी कि लेबर लिमिटेशन भी हुआ है, सफिशिएंसी लिमिटेशन भी फॉलो हो रहा है। आपको उतनी जमीनें मिली है जहां जितना लेबर कर सकते हैं आप, और दूसरों की भी नीड्स को सप्रेस नहीं किया गया है, तो दोनों लिमिटेशंस फॉलो हुए हैं। लेकिन आपकी जमीन पे आपने ग्रो कर दिए 100 केजी एप्पल्स, मान लीजिए 100 केजी एप्पल आपने ग्रो कर दिया, और एप्पल जो है वो 10 दिन बाद सड़ जाएंगे, और 10 दिनों में आप सिर्फ 10 केजी एप्पल ही खा सकते हैं। तो इसका मतलब आपने ग्रो किया है 90 केजी, खा सकते हैं आप 10 केजी, बचा हुआ 90 केजी एप्पल स्पॉइल हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, स्पॉइलेज इज नॉट अलाउड। तो अगर आपने अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, जो अब आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो स्पॉइल होने वाला है, तो उस केस में यू मस्ट शेयर इट विथ अदर्स। दीज वेयर 3 बेसिक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी या वेल्थ फॉलोड ड्यूरिंग स्टेट ऑफ नेचर, ऐसा कहते हैं लॉक। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये लोग, लॉक हो या हॉब्स हो, ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये हिस्ट्री में हुआ था, ये देखो इसके एविडेंस मिले। दे आर नॉट हिस्टोरियंस पर से, बट येट दे आर टॉकिंग दैट व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, थिंकर्स का काम ही यही है लॉजिक लगाना। तो कहते होंगे कि यही होता होगा प्रॉपर्टी को लेकर के, कि प्रॉपर्टी जिस इंसान ने जिसको बिल्ड किया वो उसकी हुई, क्योंकि उसके शरीर पे, उसकी मेहनत पे पूरा पूरा हक उसका है। लेकिन प्रॉपर्टी बिल्ड करने में 3 लिमिटेशंस हुआ करते होंगे। लेबर लिमिटेशन, जितना तक आप काम कर सकते वही रिसोर्स आप ले पाएंगे। सफिशिएंसी लिमिटेशन, आप इतना ना ले ले कि बाकियों के लिए कम पड़ जाए। एंड स्पॉइलेज लिमिटेशन, अगर आपने ज्यादा ग्रो कर दिया तो फिर जो एक्स्ट्रा है उसको आप वेस्ट नहीं करोगे, आप किसी और को दे दोगे, यू विल हैव टू शेयर विद अदर्स। फिर लॉ क्या कहते हैं कि ये जो तीसरा लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म हो गया होगा विथ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, क्योंकि जैसे ही पैसे का कॉन्सेप्ट आया, तो अब अगर आपने एक्स्ट्रा एप्पल ग्रो कर दिए हैं तो आपको उसको किसी और को देने की जरूरत नहीं है, शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको बेच सकते हैं और उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पैसा जो है वो डिके नहीं होता, वो स्पॉइल नहीं होता लाइक एप्पल। तो विथ इन्वेंशन ऑफ मनी द स्पॉइलेज लिमिटेशन नो लॉन्गर रिमेन्स। धीरे धीरे क्या हुआ होगा, लॉक कहते हैं कि पैसे के इन्वेंशन के बाद, मनी के इन्वेंशन के बाद वेल्थ में स्पॉइलेज का लिमिटेशन खत्म हो गया होगा, और अब लोगों के पास अपना पर्सनल वेल्थ होने लगा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, जो जस्टिफाइड है। भाई जिसने ज्यादा मेहनत की है, मेहनत ज्यादा की है जिसने,
वो शुरुआत में तो शेयर करता था मजबूरी में, क्योंकि क्या करेगा, स्पॉइल हो जाता था। लेकिन अब बाद में उसको मौका मिल गया कि शेयर करने के बजाय वो उसको मनी में कन्वर्ट कर ले। और इस तरीके से धीरे धीरे शुरू हुआ मनी का, किसी आदमी के पास ज्यादा होना, किसी आदमी के पास कम होना। जो मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, उसके पास ज्यादा मनी होना शुरू हुआ। जो नहीं होगा उसके पास पैसा नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने रिसोर्स के ऊपर उतना मेहनत करता ही नहीं था कि सरप्लस ग्रो कर पाए। तो पहले तो उसको मिल जाता था कहीं से, जिसने ज्यादा सरप्लस ग्रो कर दिया वो मजबूरी में उसके साथ शेयर कर देता था, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्पॉइलेज लिमिटेशन, या इन ऑर्डर टू फॉलो स्पॉइलेज लिमिटेशन, या इन ऑर्डर टू, आप कह सकते हैं, अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ हिज रिसोर्स। जैसे ये जमीन है जिसकी, वो बहुत मेहनती आदमी है, और ये जमीन है जिसकी, लेजी आदमी है। इसने कुछ भी नहीं ग्रो किया, इसने जो है 10 kg अनाज ग्रो कर दिया, लेकिन ये सिर्फ 5 kg ही कंज्यूम कर पाएगा, बाकी 5 kg स्पॉइल होने वाला है। तो पहले ये क्या करता था, इसके साथ शेयर कर देता था कि लो यार ठीक है खा लो, इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट दिस स्पॉइलेज लिमिटेशन। लेकिन अब बाद में क्या होगा, ये इसको क्यों देगा, ये मार्केट में बेचेगा विथ राइज ऑफ मनी, बिकॉज मनी डज नॉट डिके, तो ये पैसा कन्वर्ट करके रख लेगा। सो द थर्ड लिमिटेशन, स्पॉइलेज लिमिटेशन विथ टाइम, विथ अराइवल ऑफ मनी, हैज लॉस्ट और मस्ट हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंस, ऐसा कह रहे हैं लॉक। अब आप फिर से अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लॉक बड़ी चतुराई से कैपिटलिस्ट क्लास के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर रहे हैं। बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कुछ बेईमानी की है, वो इसलिए है क्योंकि उसने पहले मेहनत ज्यादा किया होगा। मनी आने से पहले तो बेचारा एक्स्ट्रा जो सरप्लस था वो शेयर करता था दूसरों के साथ, लेकिन मनी आने के बाद जो हार्ड वर्किंग आदमी है, उसने अपने जो सरप्लस है उसको मार्केट में सेल करना शुरू किया, और उससे उसके पास पैसा एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। एक तरीके से इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जॉन लॉक। वो कहते हैं कि जिस इंसान के पास भी खानदानी रूप से पैसा ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि उसने स्टेट ऑफ नेचर के वक्त से ही मेहनत ज्यादा की है। जब पैसे का कॉन्सेप्ट आया तो उसने ज्यादा मेहनत करके अपने लिए पैसा कमाया है। और इनडायरेक्टली आप देखिए, ये जो उन्होंने कहा, जस्टिफाई किया कि स्पॉइलेज लिमिटेशन नो लॉन्गर इज वैलिड विथ राइज ऑफ मनी, उसका क्या इंप्लीकेशन निकल करके आता है। इंप्लीकेशंस, लॉक हैज इनडायरेक्टली गिवन ह्यूज स्कोप फॉर राइज ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ही हैज जस्टिफाइड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। जिनके पास भी पैसा है वो उनके पहले के हार्ड वर्क का नतीजा है। भाई बाप दादाओं ने मेहनत की तो उन्होंने अपने बच्चों को पैसा दिया, फिर वो अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं, तो खानदानी मेहनत का नतीजा है ये। और इनडायरेक्टली इन्होंने लेबर का कॉमोडिफिकेशन एंड मार्केटाइजेशन भी जस्टिफाई कर दिया। हर आदमी अपनी मेहनत का सोल ओनर है, तो अब वो मेहनत करके अपने लिए या तो प्रॉपर्टी बनाए, अपने लिए घर बनाए, या वो अपनी मेहनत को किसी को बेच दे जाकर के फैक्ट्री में काम करके, और उसके बदले में पैसा ले ले। क्योंकि पैसे के कॉन्सेप्ट के बाद नाउ प्रॉपर्टी कुड बी कन्वर्टेड इनटू वेल्थ, प्रॉपर्टी कुड बी कन्वर्टेड इनटू वेल्थ। तो आपकी मेहनत से या तो आप एप्पल ग्रो करें, या आप अपनी मेहनत जाकर के किसी की फैक्ट्री में करें और वहां पे आप किसी और के लिए एप्पल ग्रो करें और उसके बदले में आप पैसा ले लें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी चतुराई से लॉक ने एक जस्टिफिकेशन कर दिया है इस बात का कि वर्कर्स अगर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं तो असल में वो अपनी मेहनत बेच रहे हैं, उनकी मेहनत पे अकेला उनका हक है। लेकिन जैसे कोई प्रोडक्ट एप्पल को मोनेटाइज किया जा सकता है, वैसे ही कोई अपनी मेहनत को सीधा सीधा मोनेटाइज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत इस जमीन पे लगाई और एप्पल ग्रो किया, तो एप्पल आपकी पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है। तो बेसिकली आपका जो मेहनत है, आपका लेबर है, वो आप ही का हिस्सा है, उस पर पूरा पूरा हक आपका है।
अब उससे आप एप्पल ग्रो करके बाजार में बेचें या आप किसी फैक्ट्री में काम करके सैलरी ले लें, वेजेस ले लें, बात एक ही है। सो इनडायरेक्टली विद दिस रिमूवल ऑफ स्पॉइलेज लिमिटेशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, लॉक हैज जस्टिफाइड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वो तो हम देख ही चुके हैं कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो पहले से उसकी मेहनत का नतीजा है, प्लस कॉमोडिफिकेशन या मोनेटाइजेशन ऑफ लेबर, एंड दैट हैज लेड टू राइज ऑफ मॉडर्न डे फैक्ट्रीज एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड सोसाइटी। जैसे एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का ये ओनर है, इसने ये फैक्ट्री लगाई है, तो उसको लगाने के लिए इसके पूंजी लगाई होगी इसने, और वो पूंजी लॉक कहते हैं इसके पास आई है बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ इसके पास आया है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क दैट ही एंड हिज फैमिली एंसेस्टर्स मस्ट हैव पुट राइट सिंस स्टेट ऑफ नेचर। तब जाकर के उसके पास वेल्थ आया और वेल्थ से उसने फैक्ट्री लगाई। अब जिसके पास वेल्थ नहीं था वो बन गए वर्कर्स, और वर्कर्स इसकी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो काम कर रहे तो बेसिकली वो अपना लेबर जनरेट करके बेच रहे हैं। इनका जो लेबर है वो इनके ही पर्सनालिटी का हिस्सा है। नाउ एवरीथिंग कैन बी कमोडिफाइड, मोनेटाइज, तो लेबर कैन ऑल्सो बी मोनेटाइज्ड, और लेबर के बदले में कैपिटलिस्ट इनको क्या देगा? वेजेस। तो काम ये कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले में चूंकि इसने इसको पैसा दे दिया, तो अब ये काम हो किसका गया? इस कैपिटलिस्ट का हो गया। तो फैक्ट्री इसकी, लेबर भी इसका, क्योंकि लेबर इसने खरीद लिया है। भाई अगर किसी ने ये झोपड़ी बनाई अपनी मेहनत से, और आपने वो झोपड़ी खरीद ली, तो झोपड़ी अब आपकी हुई ना। किसी ने एप्पल ग्रो किया और आपने वो एप्पल खरीद लिया, तो वो एप्पल आपका हुआ ना। वैसे ही किसी ने मेहनत किया और उस मेहनत को आपने खरीद लिया, तो वो मेहनत आपका हुआ। अब लेबर आपका, फैक्ट्री आपकी, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए कैपिटल आपने लगाया है, ऐसा कहेंगे लॉक। तो उस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए कि जूतों की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे जो भी जूते प्रोड्यूस हुए वो जूते अब बाजार में बेचे जाएंगे, और उससे जो पैसा जनरेट होगा वो पैसा फिर किसका होगा? इस कैपिटलिस्ट का होगा। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम, फिलोसॉफिकल बेस ले डाउन कर दिया जॉन लॉक ने फॉर राइज ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड ही जस्टिफाइड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कि ये अगर गरीब हैं तो इसलिए गरीब हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ नेचर के टाइम से ही काम नहीं करते थे। ये अमीर है क्योंकि इसने स्टेट ऑफ नेचर के टाइम से काम किया है, और आज के टाइम में अगर ये फैक्ट्री से प्रॉफिट लेता है तो ये जस्टिफाइड है क्योंकि फैक्ट्री भी इसकी और ये लेबर खरीद रहा है, तो वेयर इज प्रॉब्लम इन दैट। बट इनडायरेक्टली इन्होंने मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम का फाउंडेशन ले डाउन कर दिया, जिसमें बाद में वर्कर्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन होगा कि कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर आएंगे, वो फिर क्रिटिसाइज करेंगे लॉक को। तो लॉक इज गिविंग राइज टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, फिलोसॉफिकल राइज टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसको आगे लेकर के बढ़ेगा एडम स्मिथ। लॉक से लगभग 100 साल बाद आएगा, और फिर एडम स्मिथ के बाद कार्ल मार्क्स आएंगे। तो ये तो हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ते ही हैं। अब अगर हम देखें, इवैल्यूएट करें लॉक एज ए थिंकर को, तो लॉक में कई अच्छी बातें हैं जिसको सपोर्ट भी किया है लोगों ने। कहते हैं कि ही वाज चैंपियन ऑफ लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि वो बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, जो कोई नहीं ले सकता, इवन सरकारें भी नहीं ले सकती। तो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करता है। So that is why he is known as father of liberalism. He has also supported the concept of toleration. Toleration मतलब गवर्नमेंट हो या समाज हो, it has to remain tolerant towards people, especially with respect to religion. So that means he is justifying the importance of individualism and liberalism. And that is why वॉन, याद है वॉन क्रिटिक था हॉब्स का, वो कहता था कि हॉब्स स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। वॉन भी तारीफ करते हुए कहता है लॉक का कि लॉक के थ्योरी में इंडिविजुअलिज्म दिखता है आउट एंड आउट, राइट सिंस बिगिनिंग टिल द एंड। सबाइन कहते हैं कि लॉक इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। सबाइन कहते हैं कि हॉब्स वाज आल्सो इंडिविजुअलिस्ट, लेकिन लॉक इज ग्रेटर इंडिविजुअलिस्ट। लॉक की जो थ्योरी है, इट जस्टिफाइज लिमिटेड गवर्नमेंट। सरकार है बट सरकार के लिमिटेड काम है। सरकार जो है वो जो चाहे वो फैसले नहीं ले सकती। गवर्नमेंट के जो लॉ होंगे इट मस्ट बी, यानी कि पॉजिटिव लॉ मस्ट बी इन लाइन विथ नेचुरल लॉ। सो लॉक की थ्योरी में हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिखता है,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस दिखता है, बिकॉज ही डिवाइड्स थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी दिखती है। ये सब पॉजिटिव बातें हैं लॉक की। बट क्रिटिक्स ऑफ कोर्स मार्क्सिज्म एंड कम्युनिटेरियंस हैव क्रिटिसाइज्ड हिम एंड दे कॉल हिम एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। बोले यार तुम स्टार्टिंग से तुम्हारे आर्गुमेंट्स ऐसे ही बनाए हो तुम कि जिससे इसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो भी जस्टिफाइड लगे कि नहीं नहीं इसका हक है भाई, ये पुराने जमाने से मेहनत कर रहा है, तो यू आर एजेंट एक्चुअली। सबसे बड़े क्रिटिक हैं सीबी मैकफर्सन, कार्ल मार्क्स और उनके जो सहयोगी हैं फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। बट सबसे बड़े क्रिटिक है मैकफर्सन, हु इज ऑल्सो अ मार्क्सिस्ट, मॉडर्न डे मार्क्सिस्ट। और सीबी मैकफर्सन ने लॉक को कहा है थिंकर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी या कॉन्सेप्ट सीबी मैकफर्सन ने दिया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक। सीबी मैकफर्सन ने 1962 में एक किताब लिखी, द थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। याद रहे ये जो वर्ड पजेसिव इंडिविजुअलिज्म है ये क्रिटिसिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया है सीबी मैकफर्सन ने लॉक के लिए। पजेसिव मतलब होल्ड, ओन करना, ओन, आई पजेस समथिंग, राइट। तो कहते हैं यार पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है लॉक ने जो बहुत गलत है। लॉक कहता है कि मेरे मेहनत पे, मेरे एबिलिटी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समाज का, सरकार का कोई हक नहीं है। मैकफर्सन कहते हैं कि दिस इज नॉनसेंस। एक इंसान के अंदर अगर कोई कैपेबिलिटी है कुछ करने की तो कहीं ना कहीं समाज ने उसको उस लायक बनाया है। भाई तुम झोपड़ी बना लोगे, तुम झोपड़ी ये बना लोगे, अगर माँ बाप ने तुम्हें पाला नहीं होता, समाज ने तुम्हें कोई स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं दिया होता, तो क्या तुम्हारे अंदर ये स्किल आ जाता, ये सब चीजें सीख लेते क्या, तुम भी कुछ अपने लिए कुछ भी प्रॉपर्टी बना पाते क्या। तो समाज के रोल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, ये कहना कि आई एम द सोल ओनर ऑफ माई एबिलिटीज एंड लेबर, दिस इज पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, जो सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक की थ्योरी में देखने को मिलता है, विच इज रॉन्ग। वो कहते हैं कि लॉक की थ्योरी से ही लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट होती है, क्लासिकल लिबरल्स। इसी क्लासिकल लिबरल्स में आगे आ जाएंगे एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स, और वो फिर मार्केट मॉडल या कैपिटलिस्टिक मॉडल को इस हद तक ले जाएंगे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, और वो कहेंगे कि गवर्नमेंट शुड एक्ट एज ए नाइट वॉचमैन, इट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू इकोनॉमिक मैटर्स, इट शुड नॉट डू वेलफेयर, क्योंकि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दे रहे हैं तो अमीरों का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। तो ऑन व्हाट ग्राउंड मैकफर्सन क्रिटिसाइजेस लॉक? ही कॉल्स लॉक एज ए थिंकर ऑफ या एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ही सेज कि लॉक की जो थ्योरी है इंडिविजुअलिज्म की, वो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म नहीं है, वो थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म है। सो वर्ड पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हैज बीन यूज्ड एज ए क्रिटिसिज्म। वो कहते हैं कि लॉक की थ्योरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल हैज बीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन कम्युनिटी। इंडिविजुअल इज सोल ओनर ऑफ हिज एबिलिटी, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। कम्युनिटी कंट्रीब्यूट्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी। और लॉक की थ्योरी में मैकफर्सन कहते हैं कि कहीं पे भी कलेक्टिव वेलफेयर का स्कोप ही नहीं है। स्टेट के भी रोल को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि स्टेट विल बी प्रोटेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली, स्टेट कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इन ऑर्डर टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पुअर। कहीं ना कहीं स्टेट को भी काम दिया जा रहा है कि वो बॉर्जुआ क्लास के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, चौकीदार बना रहा है, ये गार्ड बना रहा है स्टेट को कि मेरी कोई प्रॉपर्टी ना लूट ले। तो बॉर्जुआ क्लास स्टेट बन रहा है लॉक के थ्योरी में, वो जो बॉर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैकफर्सन सेज कि लॉक हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लेबर। लेबर को खरीदना, लेबर मार्केट, और लेबर खरीद करके उसके बदले में पैसे देना और फैक्ट्रियां लगाना, इसको जस्टिफाई किया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, जिससे क्या हुआ है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें वर्कर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है वो राइज हुआ है। ऑल दिस हैज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन गिवन बाय लॉक। याद रहे फिलोसोफर्स के लिए क्या कहा जाता है कि दे आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स। वो सीधा सीधा नियम नहीं बनाते हैं जो लोग सीधा सीधा फॉलो करें, लेकिन वो लॉजिक ऐसा ऐसा देते हैं कि धीरे धीरे लोग उन नियमों को फॉलो करने लगते हैं बिकॉज दे फाइंड इट कन्विंसिंग। तो लॉक ने ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं
जिससे मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम राइज होता है। अच्छा, ये तो हो गया क्रिटिसिज्म एंड ऑल। मैंने ये भी बात बताई थी कि लॉक के जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी अच्छी बातों में कहते हैं कि देखिए ही इज फादर ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि वो इंडिविजुअल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करता है। ही हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टॉलरेशन, राइट, कि स्टेट को टॉलरेंट रहना चाहिए। तो टॉलरेशन से रिलेटेड लॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, द लास्ट थिंग। So basically we have done everything about Locke. We have seen his theory, especially his theory of property, and we have seen his criticism, and strongest criticism comes from C.P. Macpherson, who calls him thinker of या agent of capitalist class, and he calls his theory of individualism as theory of possessive individualism, कि whatever you own is because of your own effort, which Macpherson says is wrong. No, you are not owner of your own abilities. उसमें समाज का भी हक है। तो possessive individualism is a kind of a critic for Locke. Now let us talk about John Locke's theory of toleration. छोटा सा, toleration मतलब क्या होता है? टॉलरेट किसी को करने का मतलब है कि यू डिसएग्री विद दैट पर्सन येट यू बियर हिम, को आप अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है यार जो बोल रहा है बोलो, आप उसके ओपिनियन को सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? टॉलरेट करना। टॉलरेशन इज नॉट एग्रीमेंट। जॉन लॉक ने जिस साल अपनी किताब लिखी थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, उसी साल एक एस्से भी लिखा था, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जहां पे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को टॉलरेंट होना चाहिए। एंड टॉलरेशन यानी कि जस्टिफाइंग या अलाउिंग समवन टू स्पीक देयर माइंड, ओपिनियन, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है जॉन लॉक को। लिबरलिज्म के तीन मेन पिलर हैं। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसकी शुरुआत करेंगे जॉन लॉक, इसीलिए जॉन लॉक को कहा जाता है क्लासिकल लिबरल। इसको आगे लेकर के जाएंगे एडम स्मिथ, क्लासिकल लिबरल। फिर क्लासिकल लिबरल के लिए चैलेंज आएगा, काउंटर आएगा बाय मार्क्सिस्ट्स, और फिर क्लासिकल लिबरल जो है थोड़ा इवॉल्व होगा और बनेगा पॉजिटिव लिबरल, मॉडर्न लिबरल्स। तो हम देखेंगे ये कहानी आगे, इसमें अलग अलग लोग आएंगे, नॉजिक वगैरह आएंगे, अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, बहुत सारे लोग आएंगे। तो लिबरलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं, नींव रख रहे हैं जॉन लॉक। लिबरलिज्म की तीन मेन पिलर हैं, उसमें से पहला पिलर है इंडिविजुअल राइट्स, कि इंडिविजुअल राइट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, इवन द स्टेट कुड नॉट टेक इट अवे। अब इंडिविजुअल राइट का कॉन्सेप्ट जॉन लॉक में देखने को मिलता है। जॉन लॉक उसको कहते हैं नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उसी को फिर अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स कहता है। दूसरा पिलर है लिबरलिज्म का इक्वालिटी। Everyone is morally equal. Everyone should be treated in dignified manner. That is the concept of equality in liberalism. यानी कि यहाँ पे लीगल तरीके से, मोरल तरीके से इक्वालिटी की बात की जा रही है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के अगेंस्ट, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड। बट ध्यान रहे, लिबरल्स डू टॉक अबाउट मोरल इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, बट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। दे बिलीव कि सिंस पीपल आर नेचुरली अनइक्वल, किसी के अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कोई कम हार्ड वर्किंग है, कोई ज़्यादा कैपेबल है, कोई कम कैपेबल है। सो सिंस पीपल आर नेचुरली अनइक्वल, सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज नेचुरल। सो दे हैव जस्टिफाइड मोरल इक्वालिटी, absence of discrimination, but they have also justified economic inequality. They call it natural. और इसी को लेकर के फिर क्रिटिसाइज करेंगे मार्क्सिस्ट। वो कहेंगे कि यार तुम्हारी पूरी थ्योरी ही है जिसमें तुम कैपिटलिस्ट क्लास को जस्टिफाई कर रहे हो और वर्कर क्लास के डिस्क्रिमिनेशन के लिए या वर्कर क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के लिए फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हो। थर्ड पिलर ऑफ लिबरलिज्म इज लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू पर्टिकुलर एक्टिविटी। इट शुड respect people's basic rights. It must follow certain rules. जो हाईएस्ट रूल ऑफ द या हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ काइंड ऑफ लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट। इसी को क्या कहा गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को लिमिटेड होना होगा, गवर्नमेंट को कुछ लोगों के प्रति टॉलरेंट होना होगा, उनके राइट्स को रेस्पेक्ट करना होगा। दैट इज वाई टॉलरेशन एंड लिबरलिज्म आर कंसिडर्ड टू बी इंटर रिलेटेड आइडिया। एंड सिंस जॉन लॉक इज फादर ऑफ, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ
liberalism. That is why he has also talked about toleration. ईसा बर्लिन एक थिंकर है, वो कहते हैं टॉलरेशन इज सब्सटेंसिव हार्ट ऑफ लिबरलिज्म. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टॉलरेशन एंड लिबरलिज्म? जो आदमी लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है वो टॉलरेशन की तो बात करेगा ही. दोनों में रिलेशन क्या है? बड़ा इंट्रिंसिक रिलेशन है. टॉलरेशन का मतलब ही होगा कि देयर विल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपकी बात सामने वाला उससे अग्री ना करता हो बट फिर भी आपको बोलने का हक दिया जाए, ये होता है टॉलरेशन. टॉलरेशन होगा तभी समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, तभी समाज में रियल सेंस में लिबरलिज्म आ सकता है. किस कॉन्टेक्स्ट में लॉक टॉक्ड अबाउट टॉलरेशन? किस सेंस में वो टॉलरेशन की बात करते हैं? तो ही टॉक्स ऑफ टॉलरेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. अब जो जिस कॉन्टेक्स्ट में होगा, जैसे समाज में होगा, उसी हिसाब से वो अपनी थ्योरी देगा. अब भारत में अगर जॉन लॉक होते, मान लीजिए पिछड़े समाज से होते, तो वो टॉलरेशन के लिए बात करते कि कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. लेकिन वो ब्रिटिश समाज में थे जहाँ पे वो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट जो कैथोलिक्स हैं वो थोड़ा अग्रेसिव स्टांस रखते थे. प्रोटेस्टेंट्स थोड़े से टॉलरेंट टेंडेंसी के थे और वो चाहते थे कि समाज थोड़ा टॉलरेंट हो रिलीजन को लेकर के. रिलीजन शुड बी अ पर्सनल अफेयर, एंड दैट इज व्हाई John Locke has talked about toleration in terms of religious context, not in the context of caste या freedom of speech and expression. So क्विक रिवीजन अगर हम देखें, एकदम क्विक रिवीजन, तो जॉन लॉक को कहा जाता है थिंकर ऑफ बॉर्जुआ क्लास. और वो भी कौन सा बॉर्जुआ क्लास? जो स्टेबल ब्रिटिश टाइम का था. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी थ्योरी बिल्ड की है, थ्योरी ऑफ वर्कमैनशिप आइडियल, उसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर बैठते हैं कि इंसान के 3 हक हैं, नेचुरल हक है जो कोई नहीं छीन सकता, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. और फिर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए इस हद तक जाते हैं कि फिर पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि लिमिटेशन भी था स्टेट ऑफ नेचर में, लेबर लिमिटेशन, सफिशिएंसी, स्पॉइलेज. फिर स्पॉइलेज से जो वो एस्केप रूट दे देते हैं, वही बन जाता है बेसिस फॉर मॉडर्न कैपिटलिज्म. कि भैया जो सरप्लस प्रोड्यूस करेगा वो उस पैसे को उस सरप्लस को बेच करके पैसा वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है, वो जस्टिफाइड. और इस तरीके से मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम का बेसिस आया. सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि इनका जो इंडिविजुअलिज्म है, इट इज एक्चुअली पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअल इज ओनर ऑफ हिज ओन कैपेसिटी एंड एबिलिटी. ये जस्टिफाइड नहीं है. तो सपोर्टर्स तो कहते हैं इज फादर ऑफ लिबरलिज्म. ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट टॉलरेशन, और टॉलरेशन की वो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. बट इनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं सीबी मैकफर्सन, और मैकफर्सन कहते हैं कि यही इंसान जिम्मेदार है मॉडर्न कैपिटलिस्टिक एंड एक्सप्लॉइटिव सोसाइटी के पीछे, जिस कारण से तमाम समस्याएं हो रही हैं. मैकफर्सन इज अ मार्क्सिस्ट. ये हो गई बात जॉन लॉक की. थोड़ी सी बात हम और करेंगे अगले कुछ वीडियोस में रोसो के बारे में, हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. रोसो के बारे में थोड़ी चर्चा करने के बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ थिंकर्स. हम लोग थोड़ा एडम स्मिथ और बेंथम की चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग आएंगे जेएस मिल के ऊपर. जॉन लॉक इज कंप्लीटेड विद दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.